तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक और न्यू ड्रैगन प्रिंस 1 की वीडियो के अंदर में। और आप लोगों को पता है कि ये असल में बैटल थ्रू द हेवंस के यूनिवर्स का एक सीरीज है, जिस वजह से इसकी हाइप जो है वो बाकी सबके मुकाबले कम नहीं है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि इसकी कल्टीवेशन सिस्टम ज्यादा बेटर है या फिर बैटल थ्रू द हेवंस या फिर किसी और सीरीज की? मुझे तो पता है कि ये जो है सबसे सुपीरियर है, जिस वजह से इसकी जो कल्टीवेशन सिस्टम होगी वो बाकी सभी सीरीज के मुकाबले ज्यादा बेटर है। लेकिन आप लोगों में से कई लोगों को नहीं पता कि इसकी कल्टीवेशन सिस्टम में आखिर है क्या। तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम लोग इसी चीज को कवर अप करने वाले हैं। तो ड्रैगन प्रिंस 1 के अंदर में हम लोगों को दो तरीके का कल्टीवेशन सिस्टम देखने को मिलता है। इनमें से पहला आता हम लोग का जेनेसिस की कल्टीवेशन और दूसरा वाला आता हम लोग का जेनेसिस रूइन कल्टीवेशन। जेनेसिस रूइन कल्टीवेशन के बारे में हम लोग वीडियो में आगे चल के बात करेंगे, क्योंकि ये जो है वो ज़्यादा बेटर है जेनेसिस की कल्टीवेशन के मुकाबले। और इसको जो कल्टीवेट करते हैं वो लोग जेनेसिस की कल्टीवेटर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी होते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग पहले बात करेंगे जेनेसिस की कल्टीवेशन के बारे में। इस कल्टीवेशन सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ चीज़ों को जान लेते हैं कि कोई भी कल्टीवेट करने से पहले उसे अपने 8 मेरिडियंस को अनलॉक करना पड़ता है। जैसा आप लोगों ने देखा हो कि ज़ो-1 काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा था अपनी पहली 8 मेरिडियंस को अनलॉक करने में, क्योंकि उसके अंदर में एक ड्रैगन का पॉइजन था, जिस वजह से उसके मेरिडियंस कभी भी अनलॉक नहीं हो पा रहे थे। और जब तक कोई भी कल्टीवेटर अपने 8 मेरिडियंस को अनलॉक नहीं कर पाता, तब तक वो अपनी फर्स्ट कल्टीवेशन रीप के अंदर एंटर नहीं कर पाता। जेनेसिस की कल्टीवेशन के अंदर में तकरीबन 12 रीम्स आते हैं और हर एक रीम को पास करने के लिए तकरीबन 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, जिनमें से पहला आता है हम लोगों का एलिमेंट्री, सेकंड वाला आता है इंटरमीडिएट और थर्ड वाला आता है एडवांस। कभी कभी किसी रीम के अंदर में हम लोग को परफेक्शन स्टेज भी देखने को मिलता है, जो कि एक्चुअली में पीक वाला बोला जाता है। जैसे हम लोगों ने सुना होगा ना कि पीक 2 वांग, पीक 2 जूम, उसी तरीके को हम लोग परफेक्शन बोलते हैं, यानी कि कुछ देर बाद ही अब वो उस रीम को ब्रेक करने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जेनेसिस की कल्टीवेशन को स्टार्ट करने से पहले सबको 8 मेरिडियंस को अनलॉक करना पड़ता है। उस 8 मेरिडियंस को अनलॉक करने के लिए किसी भी कल्टीवेटर को अपने आसपास के सराउंडिंग से जेनेसिस की को अब्सॉर्ब करना पड़ता है और उस की मदद से वो लोग 8 मेरिडियंस को अनलॉक कर पाएंगे। जो लोग भी जेनेसिस की कल्टीवेशन करते हैं उन लोगों को जेनेसिस मास्टर बोलते हैं। जेनेसिस की कल्टीवेशन 3 तरीके का होता है, इंटरनल, एक्सटर्नल और ब्लड एसेंस ऑफ जेनेसिस बीस्ट। ये 3 तरीके के कल्टीवेशन मेथड हम लोगों को देखने को मिलता है। इंटरनल का मतलब होता है कि आसपास के सराउंडिंग से जेनेसिस की को अब्सॉर्ब करना और खुद के शेयर ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर में एक पैलेस को क्रिएट करना। और फिर जैसे जैसे आपकी कल्टीवेशन रैंकिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो पैलेस मॉडिफाई होता जाएगा। और जब आप लोग एकदम लास्ट में पहुंच जाओगे, जब मॉर्टल वर्ल्ड या फिर इमॉर्टल बन सकते हो, तो उस दौरान आपकी जो पैलेस होगी एक आसपास में पूरा अपना एक वर्ल्ड को क्रिएट कर देगा। उसके अंदर में कई सारे एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, पैलेस, ब्रिज और गेट्स वगैरह, और कुछ कुछ स्टार्स भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है हम लोगों का एक्सटर्नल कल्टीवेशन। एक्सटर्नल मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे, यानी कि बॉडी से बाहर, यानी कि खुद की फिजिकल स्ट्रेंथ पे काम करना। इसके अंदर कल्टीवेटर्स क्या करते हैं कि अपने जेनेसिस की का इस्तेमाल करके खुद की बॉडी के साथ में फ्यूज करते हैं, और जैसे जैसे इनकी कल्टीवेशन सिस्टम बढ़ती जाती है इनकी बॉडी दिन पर दिन स्ट्रांग होती जाती है। और इस फ्यूजन से कोई भी जेनेसिस मास्टर अपनी बॉडी को इस हद तक पावरफुल बना सकता है कि सिर्फ उसकी झलक से पूरा संसार डूल जाए। ऐसा तो कुछ हम लोगों को सुनने को मिला, लेकिन अभी तक मैंने कुछ देखा ही नहीं है। अभी तक जो सबसे पावरफुल बीन हम लोगों को ड्रैगन प्रिंस 1 में दिखाया गया है वो था हम लोगों का कांगवान, और उसकी पावर लेवल्स क्या ही थी, सही में दिल जीत लिया लौंडे ने। लेकिन आप लोग ऐसा मत समझ लेना कि जो भी जेनेसिस मास्टर होते हैं वो लोग इन दोनों को अलग अलग कल्टीवेट करते हैं। इन दोनों को साथ में ही करना पड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा कि सभी डोंगर सीरीज में वो लोग पहले खुद की बॉडी को ट्रेन करेंगे, साथ ही साथ अपनी माइंड को भी ट्रेन करते हैं, जिससे उनकी कल्टीवेशन आगे चल के बढ़ती जाती है। इसमें भी सेम केस, जो लोग भी जेनेसिस मास्टर होते हैं वो लोग इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ट्रेनिंग को करते हैं। इसके बाद जो हम लोग को तीसरा देखने को मिलता है उसका नाम है ब्लड एसेंस ऑफ जेनेसिस बीस्ट। ये एक यूनिक तरीके की कल्टीवेशन सिस्टम है जिसमें लोग जेनेसिस बीस्ट को मारकर उसकी ब्लड लाइन को अपनी कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये लगभग उस जेनेसिस बीस्ट की जो पोटेंशियल वाली पावर्स होगी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बेटर है जो लोग अपनी कल्टीवेशन को ज़्यादा तेजी से इनहेंस नहीं कर पा रहे, लेकिन किसी भी बीस्ट को मारकर अगर उसकी ब्लड लाइन को इस्तेमाल करते हैं तो उस बीस्ट की काफ़ी हद तक की पावर्स को इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है कि अगर वो 6th रैंक यानी कि ज़्यादा रैंक का बीस्ट है और ये जो कल्टीवेटर है वो कम रैंक का है, तो वो उसकी फुल पोटेंशियल को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा जब तक ये कल्टीवेटर उस बीस्ट की बराबरी वाला नहीं बन जाता। एक सिंपल टर्म्स में आप लोग समझ लो कि अगर कोई हेवनली सन ड्रीम मास्टर का लौंडा है तभी वो जाके 6 लेवल वाले बीस्ट के पावर्स को इस्तेमाल कर सकता है, और इसके अंदर में बीस्ट को मारना पड़ता है, जो कि कुछ ज़्यादा बेटर नहीं है। लेकिन ब्लड एसेंस ऑफ जेनेसिस बीस्ट कल्टीवेशन के अंदर में एक और तरीका है जिसके जरिए बिना बीस्ट को मारे वो लोग उसकी पावर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर में वो कल्टीवेटर और वो बीस्ट एक दूसरे के साथ में म्यूचुअली कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को हेल्प करेंगे और साथ ही साथ एक दूसरे की पावर्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन फ्यूचर चल के एक ऐसी लड़की हमें देखने को मिलती है जो कि इस तरीके की कल्टीवेशन को कर रही थी, जिसका नाम था लूलुआ, और इसका जो जेनेसिस बीस्ट था वो एक लिटिल फ्रॉस्ट था। सुनने में आ रहा है कि वो आगे चल के एक आइस फीनिक्स भी बनता है और वो सिर्फ और सिर्फ अल्फा ओरिजिन ड्रीम तक ही रहती है। तो चलिए अब जानते हैं कि इसके अंदर में हम लोगों को कौन कौन सी रीम्स देखने को मिलेगी।
आप लोगों को पता है कि सबसे पहला स्टेज आता है हम लोग का 8 ग्रेट मेरिडियंस को अनलॉक करना। उस 8 ग्रेट मेरिडियंस को अनलॉक करने के बाद ही वो लोग एंटर करेंगे की नरिशिंग रील के अंदर में, जहाँ पर उन लोगों को जेनेसिस की को अब्सॉर्ब करके खुद को लोअर एब्डोमेन की तरफ में ट्रांसफर करना पड़ता है और वहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा एक पैलेस। और वो पैलेस का कलर डिपेंड करता है कि वो कल्टीवेशन सिस्टम वाला लौंडा उसके अंदर में कितना ज़्यादा पावरफुल है। अगर वो कलरलेस है तो वो एकदम स्टार्टिंग स्टेज में है, अगर वो एज्यूर कलर में है तो वो सेकंड स्टेज में, अगर वो पर्पल में तो वो थर्ड स्टेज में, और अगर वो गोल्डन है तो वो यानी कि फोर्थ स्टेज में है। और इस कल्टीवेशन ड्रीम वाले लॉन्डे तकरीबन 200 सालों तक जीते हैं। इस ड्रीम को ब्रेक थ्रू करने के बाद ही लोग एंटर कर जाते हैं हेवन की ड्रीम के अंदर में। इसके अंदर में भी 4 स्टेजेस देखने को मिलता है, जो था हम लोग का इनिशियल, इंटरमीडिएट, एडवांस और क्वासी रील्म। इस स्टेज के अंदर कोई भी कल्टीवेटर अपनी जेनेसिस की से एक पिलर को क्रिएट करता है और जितना ज्यादा उसका पिलर का हाइट होगा वो उतनी ज्यादा ही पावरफुल होगा। और तो और इस लेवल के कल्टीवेटर्स तकरीबन 600 सालों तक जीते हैं। इसके बाद जो स्टेज आता है उसका नाम है अल्फा ओरिजिन ड्रीम, जिसके अंदर में तकरीबन 2900 सालों तक इंसान जीता है। और आप लोगों को पता है कि करंटली ज़ोवन के जो डैड है वो इसी रीम के अंदर में है। इसको ब्रेक थ्रू कर पाना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि इसके अंदर में 9 स्टेजेस आते हैं। इसके लिए आप लोगों को डिवाइन सोल को इस्तेमाल करना पड़ेगा और अल्फा जेनेसिस की को ऑब्जर्व करना पड़ता है, यानी कि थोड़ी बेटा क्वालिटी वाली, तभी जाके आप लोग इसको ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। और उस अल्फा की मदद से खुद की बॉडी के अंदर में की स्टार को क्रिएट करना पड़ता है और की स्टार को क्रिएट करने के बाद ही आप लोग नेक्स्ट रीम के अंदर में एंटर कर पाएंगे। इसके बाद हम लोग का आता है डिवाइन ड्वेलिंग रीम, जिसके अंदर में 3 स्टेजेस है और इसका कल्टीवेशन तकरीबन 5000 सालों तक जीता है। इस पैलेस रीम के अंदर में एंटर करने के लिए एक वन मास्टर को ऑब्जर्व करना पड़ता है, डिवाइन एस्टैब्लिशमेंट रेयर ट्रेजर, और इसे ऑब्जर्व करने के बाद ही कोई भी इस रीम के अंदर में एंटर कर पाएगा। इसके अंदर में जो की पैलेस होता है उसको एक डिवाइन पैलेस में क्रिएट करना पड़ता है। साथ ही साथ इसके अंदर में 9 कलर्स देखने को मिलते हैं और जितने ज्यादा कलर्स होंगे वो उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। कुछ तो म्यूटेटेड कलर्स भी देखने को मिलता है जो कि इस कल्टीवेशन सिस्टम से काफी परे रहता है। और इसके अंदर में तकरीबन 100 स्टार्स को क्रिएट करना पड़ता है, तब जाके इसकी पावर लेवल्स बढ़ती है। और अभी तक ऐसा कोई भी कल्टीवेटर नहीं था जिसने इस रीम को ब्रेक थ्रू किया हो सिवाय ज़ोवान के। इसके बाद जो नेक्स्ट रीम आता है उसका नाम है हेवेनली सन रीम। इसके अंदर में भी 3 स्टेजेस होते हैं। इसका कल्टीवेशन तकरीबन 10,000 सालों तक जीता है। इसके अंदर में एक हाई क्वालिटी का स्पिरिट की को ऑब्जॉर्ब करना पड़ता है और उससे एक सन को बनाना पड़ेगा। उस सन की क्वालिटी भी डिपेंड करती है उसके कलर्स के ऊपर, जिनमें से पहला हम लोग आता है स्कारलेट, उसके बाद आता है सिल्वर, उसके बाद आता है पर्पल और लास्ट में आता है ग्लेज्ड। ग्लेज्ड हाईएस्ट क्वालिटी वाला होता है, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शनल सन होता है जो कि म्यूटेटेड होता है, और वो म्यूटेटेड जो होता है वो ग्लेज्ड से भी एक लेवल आगे होता है, यानी कि उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। और वो जो म्यूटेटेड सन होता है उसके अंदर में हम लोगों को ड्रैगन क्लॉज देखने को मिलता है, और जितना ज़्यादा ड्रैगन क्लॉज होगा वो उतना ज़्यादा ही पावरफुल होगा। कोई भी एक कल्टीवेटर अपने म्यूटेटेड सन के अंदर में मैक्सिमम 9 क्लॉज को ला सकता है, और इसको बोलते हैं हम लोग 9 क्लॉज हेवेनली सन। इसके बाद आता है हम लोगों का नेसेंट ओरिजिन रीम। मैं इसे ऑटोमेटिक रीम बोलता हूँ क्योंकि इसके अंदर में आप लोगों का जो जेनेसिस की है उससे एक बॉल क्रिएट होगा, और वो बॉल की साइज डिपेंड करता है कि आपकी पावर्स कितनी ज़्यादा है। और मैं इसे ऑटोमेटिक इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इसके अंदर में आप लोगों को जेनेसिस की को रिफाइन करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर में वो जो बॉल क्रिएट होता है वो अपने आप ही उस जेनेसिस की को रिफाइन करते रहेगा, और वो जो तुम्हारा पैलेस है उसकी डिफेंस को डे बाय डे इंक्रीज करता रहता है। साथ ही साथ इसकी पावर्स भी इंक्रीज हो जाती है, और इसके बॉल के साइज पर डिपेंड करता है कि वो जो नेसेंट ओरिजिन रीम वाला लौंडा वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। अगर वो 5 इंचेस से भी कम है तो वो नेसेंट ओरिजिन रीम पर है, अगर वो 5 से 7 है तो वो ग्रेट पर है, और अगर वो 8 से 9 है तो वो परफेक्ट बन चुका है, यानी कि वो अपने पीक पर आ चुका है। और जो लोग 9.5 को अचीव कर लेते हैं वो लोग सेंट बन जाते हैं, यानी कि अगर वो मर भी गए, उनका वो बॉल जिंदा है, तो वो लोग वापस से खुद की बॉडी को रीइंकार्नेट कर सकते हैं, या फिर उनका सोल अभी भी जिंदा ही रहेगा। और इस रीम की कल्टीवेशन सिस्टम के अंदर में भी 4 स्टेजेस होते हैं जिसको आपने अभी सुना, और साथ ही साथ इसके अंदर में तकरीबन 50,000 सालों तक इंसान जिंदा रहता है। इसके बाद जो कल्टीवेटर रीम आता है उसका नाम है लॉ डोमेन रीम। इसके अंदर में 4 स्टेजेस होते हैं और इसके अंदर के कल्टीवेटर्स तकरीबन 1 लाख सालों तक जिंदा रहते हैं। इसके अंदर में आप लोगों को एक न्यू तरीके का लॉ डोमेन सीड को क्रिएट करना पड़ता है जो कि आपकी पावर्स को दर्शाएगा। साथ ही साथ सुनने में आ रहा है कि ये अपने आसपास के एनवायरनमेंट के ऊपर में भी कंट्रोल कर सकता है कुछ हद तक। इसके बाद जो नेक्स्ट रीम हम लोग को देखने को मिलता है वो है सेंट रीम। इसके अंदर में भी 4 स्टेजेस होते हैं और इसके अंदर जो भी कल्टीवेटर एंटर कर जाता है, इसको ब्रेक थ्रू करने के बाद ही वो कल्टीवेटर की बॉडी सैक्रेड बन जाएगी, और साथ ही साथ उसकी जो डिवाइन सोल है वो सेंट सोल बन जाती है। और जैसे ही कोई भी इसे ब्रेक थ्रू करता है तो वो एक लोटस को क्रिएट करता है, और उसका वो लोटस दर्शाता है कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। सीजन के स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा हो कि याओ याओ के ग्रैंडफादर जो कि कांग वांग है वो असल में 3 स्टार लोटस सेंट है। उसकी पावर्स को आप लोगों ने देख लिया होगा, वो स्पेशल स्टॉर्म को ऐसे इस्तेमाल कर रहा था जैसे कोई खिलौना हो। इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट रील आता है उसका नाम है गॉड रील। इसके अंदर में 3 सीक्वेंस होते हैं, फर्स्ट सीक्वेंस, सेकंड सीक्वेंस और थर्ड सीक्वेंस। और जब मैंने लास्ट बार ज़ोवान के कल्टीवेशन सिस्टम को पता किया था तब वो फर्स्ट सीक्वेंस गॉड रील में था, यानी कि इसकी जो ईयर्स है वो इनफाइनाइट बन चुकी है और ये एक तरीके का डिवाइन एग्जिस्टेंस को क्रिएट करता है, यानी कि इसकी जो ओरिजिन है पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर में अब एक डिवाइन बन चुकी है, यानी कि ये गॉड बन चुका है अब। और अभी इन सभी रील को सुनने के बाद आपको लग रहा
रहा हो कि ज़ो1 की कल्टीवेशन सिस्टम खत्म हो गई है, तो आप लोग बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि इसके बाद में भी अभी 2 रीम्स बाकी है जिसे अभी तक ज़ो1 ने भी अचीव नहीं किया था, और अब हो सके कि आगे के चैप्टर्स में हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद जो रीम आता है उसका नाम है ट्रू गॉड रीम, और इसकी पावर लेवल्स इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि कुछ इसका ठिकाना नहीं है। और इसके बाद जो हम लोग का लास्ट वाला रीम आता है उसका नाम है बाउंडलेस रीम। अब आप लोग समझ गए होंगे बाउंडलेस यानी कि उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, वो सभी चीज़ों से परे है। और ये थी हम लोग की जेनेसिस की कल्टीवेशन रैंकिंग्स। लेकिन इसके साथ ही साथ कोई भी कल्टीवेटर जेनेसिस रूइन कल्टीवेशन को भी कर सकता है, और ये जो कांगवांग हम लोग को दिखाया गया था वो भी एक्चुअली में जेनेसिस रूइन का कल्टीवेटर ही है। और अभी हम लोग का ज़ो1 भी उसी चीज़ को इस्तेमाल कर रहा है। याव याव भी उस चीज़ में काफ़ी हद तक मास्टरी कर चुकी है। तो अब हम लोग जानते हैं कि आखिर ये जेनेसिस रूइन जो है जिसे सबको इस्तेमाल करे वो आखिर है क्या। जेनेसिस रूइन मेथड एक तरीके का कल्टीवेशन जिसको लोग जेनेसिस की कल्टीवेशन के साथ साथ ही कर सकते हैं। इसके अंदर लोगों को अपनी स्पिरिट यानी कि सोल को कल्टीवेट करना पड़ता है। उसके लिए जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी उन लोगों को पूरा करना पड़ेगा। और साथ ही साथ इसके अंदर में हम लोगों को 4 स्टेजेस देखने को मिलते हैं। हर एक स्टेज को पार करने के बाद वो लोग नेक्स्ट रील के अंदर में एंटर कर सकते हैं। इसके अंदर में 4 रीम्स है, जिनमें से पहला था हम लोग का फॉर्मलेस रीम, जिसको हम लोग इल्यूजनरी रीम भी बोल सकते हैं, जिसमें करेंटली हम लोग का ज़ो1 कल्टीवेट कर रहा है। उसके बाद जो हम लोग का आता है वो है कॉर्पोरियल रीम। उसके बाद जो आता है हम लोग का वो है मटेरियलाइजेशन रीम। लास्ट वाला आता है हम लोग का गॉड रोमिंग रीम, यानी कि जेनेसिस रूइन कल्टीवेशन को काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानते हैं, क्योंकि जो भी इसे प्रैक्टिस करते हैं उनकी पावर लेवल्स बाकी नॉर्मल कल्टीवेटर्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होती है। जेनेसिस रूइन मेथड के बारे में इससे ज़्यादा मुझे और नहीं पता, तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसे शेयर करिएगा उन दोस्तों के पास जिन लोगों को अभी भी ज़ो1 की कल्टीवेशन सिस्टम के बारे में नहीं पता। तो मिलता है आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।